हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड की। ये चैप्टर वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो फ़िज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 8 यही चैप्टर के बारे में है। तो हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन में वो कहते हैं कि भाई आप कभी कभार ये वंडर करते होंगे कि जो साउंड है वो कैसे मेरी जो आवाज़ है वो कैसे आपके कान तक पहुंच रही है। हालांकि मेरी आवाज़ फ़िलहाल तो आपके मोबाइल या फिर जो भी सोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस तक पहुंच रही है, फिर आपके उससे पहुंच रही है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो कैसे उनकी आवाज़ जो है वो आप तक पहुंच रही है, क्यों जो है वो हम एंटेना लगाते हैं टीवी के लिए अपने रूफ़ के टॉप पर, कैसे जो है वो लाइट सूरज से लेकर या फिर बाकी स्टार्स तक हम तक पहुंचती है। ये सारे आंसर्स जो हैं वो हम वेव्स स्टडी ऑफ वेव्स जब करेंगे तब हमें इनके जवाब जो है वो मिल जाएंगे। फिर वो दूसरे पैरा में कहते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक ऐसा समंदर या फिर एक ऐसा पॉन्ड जिसका पानी स्टिल है, ठहरा हुआ है, लेकिन अगर मैं उसमें पत्थर फेंकती हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ फेंकती हूँ तो मुझे उसमें एक सर्कुलर सी जो है वो वेव्स दिखेंगी, वेव्स पैदा होंगी। या फिर किसी रस्सी को ले लें, किसी रस्सी को ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें मोशन पैदा होगी, ये वेव मोशन है। ये वो सांप की तरह ऐसा लगेगा कि कोई स्नेक मूव कर रहा है, हालांकि मैं जो है वो उसको ऊपर नीचे करूं तो उसमें मैं जो है वो वेव मोशन पैदा कर रही हूँ। फिर इसके बाद हम जो है ये सारी हो गई विजिबल वेव्स, ऐसी वेव्स जो आप देख सकते हैं, लेकिन लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, ये सारी वेव्स जो हैं वो इनविजिबल वेव्स हैं। तो चाहे वेव विजिबल हो या ना हो, हर वेव्स के पास जो है वो अपनी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसीलिए हम विजिबल वेव्स को जब स्टडी करेंगे तो हमारे लिए जो इनविजिबल वेव्स है जैसे कि साउंड या फिर लाइट, उसको स्टडी करना भी आसानी हो जाएगी उसके लिए भी। अब हम बात करते हैं 12.2 ऑसिलेशन की। कोई भी मोशन जो अपने आप को रिपीट करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसको हम कहते हैं कि वो है पीरियोडिक मोशन। ये जो पीरियोडिक मोशन है इसको हम अक्सर हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। अगर एक पार्टिकल पीरियोडिक मोशन में है तो वो बैक और फोर्थ, आगे पीछे मूव करेगा एक ही पाथ पे, तो ऐसी मोशन को हम कहेंगे ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस। कुछ एग्जांपल्स स्विंगिंग बॉब पेंडुलम का, बैलेंस व्हील वॉच की, या वायलिन स्ट्रिंग, या फिर मास जो किसी भी स्प्रिंग से अटैच हो। लेस ऑब्वियस लेकिन फिर भी ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऑसिलेशन है, जो ऑसिलेटिंग वायलिन जो है, उसमें जब आप उसको वायलिन को बजाएंगे, उसका जो उस पर जो स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो साउंड वेव्स को कैरी करेंगे जो वायलिन से प्रोड्यूस होंगी, और फिर आप उसको सुन पाएंगे। ये आगे आप मज़ीद इसकी डिस्कशन होगी और मज़ीद इसको आगे बढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर वाकई बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो ऐसी मोशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ट्रांसलेटरी मोशन या फिर रोटेटरी मोशन के। फिर अब ये जो डायग्राम है 12.1 और 12.2, इसमें ये कहते हैं, मैं पहले डायग्राम समझा देती हूँ फिर हम इसकी रीडिंग कर लेंगे। एक मास जो एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, उस स्ट्रिंग के एंड से, जो कि एम है, ये रहा। मैंने इसको मैं खींचूँगी और मैं इसको लेके जाऊँगी पीछे। जब मैं पीछे लेके जाऊँगी तो ये ए पर आ जाएगा। फिर जब मैं इसको पीछे लेके जा रही हूँ तो जो ए है, अगर आप स्प्रिंग को देखें तो उसमें चेंजेस आई हैं, वो स्ट्रेच हो रहा है। मैंने उसको अभी खींच के पकड़ा हुआ है, अभी मैंने उसको छोड़ा नहीं है। फिर मैं जब उसको छोड़ूंगी तो वो ए नॉट पर चला जाएगा, ये रहा ए नॉट, ये चला जाएगा ए नॉट पर। ये जो मैंने स्प्रिंग को खींचा और फिर छोड़ दिया और वो ए नॉट पर चला गया, ये जो एम है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है और ए नॉट पर गया है। और जो स्प्रिंग है वो पहले थोड़ा स्ट्रेच था, लेकिन चूँकि मैंने उसको छोड़ दिया तो फिगर 12.2 के पार्ट बी में आप देखेंगे कि स्प्रिंग जो है वो मतलब आपस में, मतलब जैसे कि उसमें स्पेस नहीं है, उसकी जो वेव्स हैं उसमें स्पेस नहीं है, वो बिल्कुल एक तरीके से चिपक गए हैं। चिपके एज सच नहीं है, लेकिन अगर आप देखें इसको तो ये ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको समझने के लिए।
अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। जो फिनोमेना है इलास्टिसिटी का वो ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन का। ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब कोई कुछ इलास्टिक मटेरियल, जैसे कि ये जो मैंने आपको डायग्राम में बताया एम, अटैच होता है एक स्प्रिंग के एंड से और फिर प्लेस होता है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और फिर डिस्प्लेस हम उसको करते हैं उसकी नॉर्मल या फिर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और फिर उसको छोड़ देते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के थ्रू मूव करेगा और एक्सटेंड हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब वो एक्सटेंड हो चुका है तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट गया है, दूसरे साइड पे चला गया है, और जो मोशन है वो रिवर्स हो गई है, पीछे की तरफ जा रही है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब छोड़ने के बाद ये ए नॉट पे आ जाएगा, तो वो कह रहा है कि जो मोशन है वो ऑपोजिट हो गई है, पोजीशन जो है वो उसकी चेंज हो गई है, और जब मैं उसको छोड़ दूंगी तो ये जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ए नॉट पे आ जाएगा। ये जो मास है यानी कि जो एम है वो आगे पीछे ऑसिलेटरी मोशन करेगा जब तक कि उस पर फ्रिक्शनलेस इफ़ेक्ट्स ना हो, ताकि मोशन को रोका जाए। हर ऑसिलेटरी मोशन ये इस टाइप की डिपेंड करती है इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाइब्रेटरी मटेरियल्स के, डायरेक्टली डिपेंड करती है इलास्टिक की प्रॉपर्टीज़ से ऑफ द वाइब्रेटरी मटेरियल्स। आई होप कि ये समझ आया होगा और डायग्राम भी क्लैरिफाई हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी क्यूरीज़ वगैरह पूछनी हैं तो मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। कुछ भी समझना हो या फिर कुछ भी आपको मतलब क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि ये क्लैरिफाई हो गया होगा और आपको ऑसिलेशन जो हैं वो समझ आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।